दो पड़ोसी, दो महाशक्तियां और एक जटिल रिश्ता। भारत और चीन। कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा और कभी गलवान की घाटी में खून बहा देने वाला संघर्ष। इन दोनों देशों के बीच 75 सालों का सफर सिर्फ राजनयिक दस्तावेजों की कहानी नहीं, बल्कि ये रणनीति, प्रतिस्पर्धा, भरोसे और अविश्वास की परतों से भरी हुई एक महागाथा है। क्या आज भारत चीन से कंधा मिलाकर चल सकता है, या फिर हर मुस्कान के पीछे छिपी है एक नई चुनौती? तो आइए आज जानते हैं भारत चीन संबंधों की गहराई, उसकी जटिलता और आगे की दिशा, क्योंकि भारत और चीन के राजनयिक संबंधों ने पूरे किए हैं 75 साल। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। ये जानेंगे कि दोनों देशों के संबंधों में कैसे उतार-चढ़ाव आए हैं और वैश्विक परिदृश्य में इन संबंधों के क्या मायने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष शीर्षक के अंतर्गत। अब देखिए, जैसा कि इसका शीर्षक ही है कि भारत और चीन ने 75 वर्ष पूरे किए हैं अपने राजनयिक संबंधों के, इस वजह से ये टॉपिक चर्चा में है। अब देखिए, भारत जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो चीन के साथ एक तरह से हम देखें तो सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक साझेदारी भी दोनों देशों के बीच दिखाई दे रही है। तो ऐसी दशा में एक कैसी नीति होनी चाहिए या भारत चीन के संबंध किस मोड़ पर खड़े हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस 75 वर्ष के बाद एक जो मॉडल उभर कर आ रहा है दोनों देशों के संबंधों को लेकर, उस मॉडल को कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों पड़ोसी मुल्क जो एक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों को अपने-अपने कोएग्जिस्टेंस को भी बनाकर रखना होगा, अपने अस्तित्व को भी बनाकर रखना होगा। मतलब प्रतिस्पर्धा अपने अस्तित्व के साथ अगर रखकर इस मॉडल को लेकर ये आगे बढ़ें, तो निस्संदेह इनके संबंध बेहतर हो सकते हैं। और वर्तमान दशा में जिस तरह से वैश्विक राजनीति, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है या बदला है अमेरिका के तख्ता पलट के बाद, उस तरह से इन दोनों को अपनी पॉलिसी में बदलाव करने की तरफ सोचना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं भारत और चीन के संबंधों के बीच में, तो आपको देखें बताएँ कि 1950 में जब चीन बन रहा था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको मान्यता देने वाला पहला देश था। तो इस तरह से भारत चीन के अस्तित्व के साथ ही हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के राजनयिक संबंध यहाँ दिखाई देते हैं। 1 अप्रैल 1950 को दोनों देशों के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। इसके अलावा 1954 में पंचशील समझौता होता है भारत और चीन के बीच में, और दोनों देशों ने इस समझौते के तहत जो 5 सिद्धांत थे, जिसमें कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात की गई थी, उन 5 सिद्धांतों को अपनाया और यहाँ से भारत और चीन के संबंध एक बेहतर दिशा में बढ़े। और यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा काफी फेमस हुआ था, इस नारे के साथ आगे बढ़े। लेकिन इसी नारे के बीच में सीमा पर एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, और 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध होता है, तो इस संबंध को हम धरातल से रसातल की ओर जाते हुए देखते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि ये संबंध काफी खराब हो जाते हैं, सीमा विवाद के कारण युद्ध होता है और रिश्ते अपने निम्नतम स्तर तक जा गिरते हैं 1962 में। लेकिन 1988 तक आते-आते दोनों देशों के रिश्तों में फिर से सुधार देखा जाता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो वो चीन की यात्रा करते हैं और दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए बातचीत होती है, और यह तय होता है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के कदम को हम उठाते हैं। इस बात पर सहमति बनती और उसके बाद ये संबंध बेहतर होता है। इसके अलावा आप देखेंगे 2000 का दशक आते-आते दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो काफ़ी उन्नत होता है। व्यापार के बढ़ने के साथ-साथ चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन जाता है 2000 के दशक तक आते-आते। लेकिन फिर से हमको गतिरोध दिखाई देता है 2017 में। 2017 वो टाइम था जबकि डोकलाम गतिरोध हमारे सामने आता है। आप जानते हैं कि डोकलाम, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि वो भारत के सिक्किम, इसके अलावा भूटान और चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है, उसके बीच में एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र है, जो कि वैसे तो भूटान में है, लेकिन यहाँ पर चीन भी अपना दावा करता है। और इसको लेकर वहां पर जब चीन एक रोड बना रहा था, तो वहां पर चूंकि भारत और भूटान के बीच में एक संधि है, इस संधि के तहत भूटान की तरफ से भारत ने वहां पर अपनी सेना भेजी, और इस तरह से चीन की सेना और भारत की सेना दोनों आमने सामने आते हैं, और इसके बाद तकरीबन 73 दिनों तक एक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है। एक हम कह सकते हैं टेंशन की कंडीशन बनी रहती है, और 73 दिनों के गतिरोध में भारत और चीन की सेनाएं, जब सेनाएं आमने सामने थी,
तो दोनों देश यहाँ पर एक चिंताजनक स्थिति को का सामना कर रहे थे। इसके अलावा 2020 में ऐसी ही एक घटना होती है जो कि सिर्फ तनाव नहीं बल्कि तनाव से आगे बढ़ते हुए एक हिंसक झड़प का रूप लेती है और 2020 में गलवान घाटी की जो झड़प थी, जहां पर कुछ भारतीय सैनिक शहीद भी होते हैं और ये झड़प दोनों देशों के रिश्ते की हम कह सकते हैं खराब होने की पराकाष्ठा का द्योतक थी। आप जानते हैं कि यहाँ पर गलवान घाटी की कंडीशन आप देख लीजिए कि स्थिति कहाँ है। आप देख रहे हैं ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी के पास गलवान घाटी की स्थिति है और यहाँ पर भारतीय और चीनी दोनों जो सैनिक थे यहाँ आमने सामने आ गए। यहाँ पर भारत रोड बना रहा था और उसका विरोध चीन के द्वारा किया गया। दोनों के बीच में हिंसक झड़प हुई और उसमें कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए, कुछ शहीद हुए। इसके बाद ये स्थिति और खराब होती है। हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच में जो संबंध है, वो सबसे निम्न स्तर पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ सकारात्मक घटनाक्रम भी हाल-फिलहाल देखने को मिले हैं वैश्विक राजनीति के बदलने के साथ-साथ। इन सकारात्मक कदमों पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। अब हाल के दिनों में क्या सकारात्मक कदम हुए हैं, आपने निम्नतम स्थिति तो देख ली, शुरुआत से लेकर अंत तक। उसके बाद कूटनीतिक संवाद की बहाली आई। हाँ, एक चीज़ और बताएँ, उसके बाद एक कोविड-19 की जो महामारी आई, वो भी एक कारण बनता है। वैश्विक परिदृश्य में आप देखेंगे तो चाइना की स्थिति, चाइना को कोप का भाजन बनता है, वो भी एक कारण है। अब 2025 की शुरुआत में एलएसी पर जो वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग है, वो फिर से शुरू हुई है। जो पेट्रोलिंग जो होती है, वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं, वो फिर से उसकी शुरुआत हो रही है, ताकि शांति और स्थिरता जो है, वो बनाए रखी जा सके। अब एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, वहाँ पर सीमा रेखा की अगर बात करें, जिसको लेकर विवाद होता रहता है, तो 3440 किलोमीटर की जो सीमा है, वो कहता है कि भारत 3440 किलोमीटर की एलएसी की सीमा को मानता है, वहीं पर चीन कहता है कि केवल 2000 किलोमीटर की सीमा है। इस बात को लेकर अक्सर सीमा विवाद दोनों देशों के बीच होता रहता है। तो 15 जून 2020 को जो गलवान घाटी में मुठभेड़ हुआ था, तो बेसिकली उसमें ये भी एक बहुत प्रमुख कारण था जिसमें कि भारत की तरफ से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो गलवान घाटी है, वहाँ पर उसको अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए 1960 में चीन ने अपना एक मानचित्र भी जारी किया था, जबकि 1956 में अगर आप देखेंगे तो एक नक्शा जो जारी किया गया था, उस नक्शे में गलवान को दिखाया गया था, भूटान के क्षेत्र में ही, जिसको हम कह सकते हैं कि बाद में चीन ने अपने ओर दिखाने की कोशिश की। अब देखिए चीन की यहाँ पर हम कह सकते हैं अब फिर से जो नीति बदली है, उसमें भारत और चीन के बीच जल्द साझा डेटा विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत भी जल्द शुरू होने के संकेत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की इच्छा फिर जताई जा रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव, जैसे कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है, उसके लिए चीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टीएआर रीजन अर्थात तिब्बत का जो रीजन है, हम कह सकते हैं उस रीजन में ही ये आता है और वहाँ पर उस क्षेत्र में जाने के लिए जो हमको चीन से परमिट की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसके बाद उस परमिट को लेने के बाद चीन के द्वारा उस मार्ग की सुरक्षा की भी ज़िम्मेदारी होती है उसके ऊपर। तो ये जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, ये बंद थी कोविड-19 के बाद और भारत-चीन संबंधों में तनाव आने के बाद। ये फिर से शुरू हो रही है, ये एक सकारात्मक कदम है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होने के साथ-साथ दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों की दिशा में एक पहल मानी जा रही है। इसके अलावा सीधी उड़ानें भी शुरू होंगी, इस पर भी बातचीत चल रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच में शुरू होने के लिए पहल की जा रही है। इसके अलावा चीन ने भी कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 में एक स्टेटमेंट दिया था, जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जिक्र किया था दोनों देशों के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो उस पर इस बयान को चीन ने भी कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, तो चीन ने भी इसका समर्थन किया। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच में कुछ सकारात्मक पहल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि विवाद कहाँ-कहाँ है? तो देखिए सबसे पहला विवाद तो सुरक्षा चिंताएँ हैं और दूसरा सीमा विवाद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके जो अलग-अलग उसका पैमाना है, उसको लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता है। इसके अलावा आपने देखा कि सीमा पर विवाद, चाहे वो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो लद्दाख का क्षेत्र हो, बार-बार अपने मानचित्रों में चीन के द्वारा दर्शाए जाना, वो एक विवाद का कारण है। सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताएँ पहला कारण है। दूसरा जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी को लेकर चिंता है। जल सुरक्षा की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर चीन एक बाँध बना रहा है। अब भारत का जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन राज्यों पर इस बांध के बनने से संकट या खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में किसी प्रकार की वाटर ट्रीटी नहीं है। ऐसी दशा में जब वाटर ट्रीटी नहीं है, तो कोई भी पारदर्शी नियम नहीं होगा, उसकी कमी होगी और जब पारदर्शी नियम नहीं होगा, तो नियमों की अनदेखी होने पर
किसी भी प्रकार का समझौता न होने पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर संकट हो सकता है। तो एक तो ये प्रमुख मुद्दा है जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी। व्यापार घाटा और बाजार पहुंच भी एक प्रमुख मामला है। अगर दोनों देशों के बीच के भी व्यापार की अगर बात करें तो लगभग 124-25 बिलियन अमेरिकी डॉलर डॉलर तक व्यापार पहुंच रहा है, लेकिन इसमें व्यापार संतुलन की स्थिति नहीं है, जबकि व्यापार का जो झुकाव है वो ज्यादातर चाइना के फेवर में है। ऐसी दिशा में भारत को एक बड़े व्यापारिक घाटे का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब भारत को व्यापारिक घाटा होता है चीन के साथ। इस पर भी काम करने की जरूरत है, ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा रणनीतिक टकराव और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी एक कारण के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो क्वाड में भारत का ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ जो एक गठबंधन बना हुआ है, उसको संदेह की दृष्टि से देखता है चाइना। इसके अलावा चाइना जो अपनी पहल करता है बीआरआई के माध्यम से, उसको लेकर भी भारत और चीन के बीच में टकराव बना रहता है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, चाहे भारत का दक्षिण एशिया में संपर्क बढ़ाने का जो लक्ष्य है, ये सभी इन मामलों में एक दूसरे से दोनों देशों के हित टकराते रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विवाद के क्षेत्र हैं। आगे अगर बात करें तो दक्षिण एशिया में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ये भी एक विवाद का कारण है। अब चीन की बढ़ती उपस्थिति की अगर बात करें तो चाहे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की स्थिति यहाँ पर है और हम्बनटोटा पोर्ट है, यहाँ पर जो है चीन का भारी मात्रा में निवेश हो रहा है। पोखरा एयरपोर्ट की अगर बात कर ले तो पोखरा एयरपोर्ट यहाँ पर है और भारत की सीमा के करीब है, यहाँ पर भी वो निवेश कर रहा है। मालदीव में भी चीन निवेश कर रहा है, मालदीव भी आप देख सकते हैं कि भारत के करीब ही है। तो भारत के पड़ोसी मुल्कों में जो बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, पोखरा एयरपोर्ट हो या मालदीव में, ये दिखा रहा है कि जो भारत का एक पारंपरिक क्षेत्र हुआ करता था, पारंपरिक रूप से भारत की यहाँ पर भूमिका सशक्त हुआ करती थी। तो भारत के क्षेत्र में जो कि ऐतिहासिक रूप से भारत यहाँ पर हावी रहता था, भारत ज्यादा हस्तक्षेप करता था और ज्यादा भारत के फेवर में चीजें रहती थी। इन जगहों पर अगर चीन निवेश कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक प्रमुख कारण है। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भी दोनों देशों के बीच तनाव है। और बांग्लादेश के कार्यवाहक नेता ने अभी चीन में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको लैंड लॉक्ड कहा था। अब लैंड लॉक्ड कहने का मतलब क्या हुआ? ये भौगोलिक तथ्य भले ही हो सकता है, लेकिन ये एक राजनयिक संकेत दे रहा है कहीं न कहीं। और इस प्रकार के प्रचार की जो रणनीति है वो चीन बहुत पहले से अपनाता रहा है। चीन की आदत रही है कि वो नैरेटिव सेट करता है, नैरेटिव फ्रेमिंग का काम करता है और वो इस सिद्धांत पर चलता है कि इतनी बार झूठ को दोहराओ कि वो सच लगने लगे। तो ये कहीं न कहीं नैरेटिव फ्रेमिंग का एक हिस्सा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि दोनों देशों के संबंध खराब थे। अब इसमें यूएस फैक्टर जो दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है? तो देखिए आप जानते हैं कि जो नए यूएस प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प, उनका जो सोचना है या उनकी जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, एक उग्र राष्ट्रवाद की पॉलिसी है। तो हम कह सकते हैं अत्यधिक राष्ट्रवादी होने के तरफ वजह से जो यूनिलेटरल उनकी जो सोच है, एक तरफा सोच है, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि चीन के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए हैं। उसमें कई देश हैं लेकिन चीन के खिलाफ जो कदम उठाया गया वो कहीं ज्यादा सख्त है अपेक्षाकृत दूसरे देशों के। आप देखेंगे जो टैरिफ भी बढ़ाया गया वो टैरिफ लगभग 245% तक बढ़ा दिया गया। अब ऐसे में चीन के खिलाफ इस टैरिफ को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाए जाने से ट्रेड वार शुरू हो गया, व्यापार युद्ध शुरू हो गया। हालांकि अन्य देशों पर भी उन्होंने लगाया लेकिन 90 दिन की सीमा दी। अब तकनीकी प्रतिबंध भी लगाया, हुवेई जैसे कंपनी पर बैन लगा दिया उन्होंने, सैन्य मौजूदगी जगह जगह बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ भारत पर भी दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका के साथ खुलकर भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो, खासकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जो कि रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चीन के हम कह सकते हैं एक पक्ष, दूसरे पक्ष के तौर पर भारत को अपने खेमे में शामिल करना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए अमेरिका, इसलिए भारत पर भी वो दबाव बना रहा है। तो ये यूएस फैक्टर इस तरह से काम कर रहा है। और वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत की जो पॉलिसी रही है, भारत अब गुट निरपेक्षता की जो नीति है उससे आगे बढ़कर भारत में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अब अपना रहा है, अर्थात रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी वो इन दिनों अपनाता हुआ देखा जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ना अमेरिका के साथ पूरी तरह से है भारत और ना पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। और मार्च 2025 में दिए गए बयान में भी पीएम मोदी के द्वारा ये कहा गया कि भारत और चीन के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिसका उल्लेख पहले किया गया है और इस स्टेटमेंट को चीन ने भी सकारात्मक रूप से लिया है। दोनों देश एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। तो हम कह सकते हैं कि जो यूएस फैक्टर है वो भी भारत और चीन के बेहतर होते संबंधों के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी है। अब देखिए प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व यानी कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस की अगर बात करें
तो टकराव से बचते हुए दोनों देशों को जिम्मेदारी से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी है जो कि दोनों ही देशों के हित में हो सकती है। यहाँ पर इमोशन को किनारे रखते हुए हमको सोचना चाहिए और क्या रणनीतिक रूप से ठीक है, क्या आर्थिक रूप से ठीक है, उस दिशा में बात करनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहयोग की जहाँ तक बात है, तो चाहे वो सौर ऊर्जा हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा व्यापार संतुलन जो कि अभी एक तरफा चीन की तरफ झुका हुआ है, उसको अगर कंट्रोल कर ले, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। डिफेंस और डिप्लोमेसी की जहां तक बात है, तो लगातार बातचीत और विश्वास बनाने के कदम पर हम आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को अगर हल करते हैं, तो निस्संदेह भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो और बेहतर हो सकता है। अब देखिए, ये चीन को जो संदेश है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की गई है, इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चीन को एक संदेश दिया गया है कि संवाद के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। तो इस कदम को गंभीर शालीन रुख के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका को भी भारत ये संदेश दे रहा है कि भारत एक स्वतंत्र सोच रखता है, किसी के दबाव में नहीं है, अपनी विदेश नीति वो खुद तय करता है। इसके अलावा देशवासियों को भी इसके माध्यम से एक संदेश है कि हम संतुलित, शांत और एक राजनीतिक रूप से जल्दबाजी न करते हुए बिना डर के हम निर्णय ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इमोशनल नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस को मानते हुए आगे बढ़ने की पॉलिसी है। तो ये फिलहाल नीति है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस जो नोएडा शिफ्ट हो चुकी है, वहाँ पर ऑफलाइन बैच आईएसजीएस फाउंडेशन का हिंदी माध्यम 29 अप्रैल शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम का 7 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न एक है आपके लिए और एक मुख्य परीक्षा के लिए। भारत और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे। विकल्प आपके सामने है, 1962, 1947, 1950 या इनमें से कोई नहीं। और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए सवाल है, जिसको लिखकर आप अभ्यास करें कि भारत तो चीन के साथ संबंधों में भावना से नहीं, रणनीति से काम लेना चाहिए। इस कथन के आलोक में वर्तमान भारत चीन संबंधों की प्रकृति तथा भारत की दीर्घकालिक रणनीति सोच पर प्रकाश डालिए। उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।